आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6वीं का इतिहास का पहला अध्याय, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम 5 Ws, कैसे पता लगाए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और लोग कहाँ रहते थे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन मुद्दों को, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये 5 Ws प्लस 1H, ये बेसिक क्वेश्चंस के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम कोई भी घटना के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अगर पूछेंगे और उस 6 क्वेश्चंस के आंसर अपने को मिलते हैं तो हमको पूरी घटना की जानकारी मिल जाती है, ऐसा हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक टेबल दिया गया है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि हम जिस चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं, स्मार्ट लर्निंग चैनल है, ये यूट्यूब पर है, और आपको जो मुद्दे दिए गए हैं इस मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। तो ये हो गए अपने बेसिक क्वेश्चंस, और इस शब्दों के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे जिससे हमको स्मार्ट लर्निंग चैनल की जानकारी हासिल करना है। कि जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन है, हु से शुरू हो जाता है, तो यह चैनल कौन चलाते हैं, नाम और पता लिखना है तो आपको हु का आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मतलब क्या, तो यह चैनल चलाने का या शुरू करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये आपको गेस करना है और यहाँ आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है WHEN व्हेन मतलब कब, और आप देख रहे वीडियो कब उपलब्ध किया गया है, आप इसकी भी जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को कब हमने अपलोड किया है, वो अपलोड किए हुए कितने दिन हो गए हैं, ये इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। चौथा W है कहाँ, यह कहाँ अपलोड किया गया है, तो सिंपल बात है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, इसकी भी आप जानकारी लिख सकते हैं। व्हाई, इसका मकसद क्या हो सकता है, वीडियो अपलोड करने का कारण क्या है, किसके लिए ये अपलोड किया गया है, यहाँ किसका फ़ायदा होने वाला है, तो इस क्वेश्चंस के भी आंसर आप लिख सकते हैं। बाद में हाउ, तो फिर अपने को और भी कि यह वीडियो बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, वीडियो कैसे बनाया गया है, तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने ये 6 के 6 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे और स्मार्ट लर्निंग बारे में आपको अगर रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह से यह 5 Ws यह बेसिक शब्द है, बेसिक क्वेश्चन शब्द है, प्रश्न शब्द है, जिसके आधार पर हम किसी भी घटना की कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए है, तो द 5 Ws है यहाँ। तो ये 5 Ws के जवाब जो होते हैं ये मूलभूत स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी कोई प्रश्न होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए या कोई भी घटना का ब्यौरा जानने के लिए हम इस 5 Ws का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मतलब व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, और अपने लेसन का नाम भी वैसा ही है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, या 4 ही शब्द दिए गए हैं, लेकिन बेसिकली 5 Ws होते हैं। कभी कभी इतिहासकार या विद्वान लोग 6 मतलब हाउ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने को और भी जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह की जानकारी जो होती है वह पत्रकारिता में समाचार लिखने के लिए या संशोधकों को अपनी जानकारी हासिल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या तीसरा पुलिस तहकीकात के लिए, जो पुलिस इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए इन शब्दों का 5 Ws का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पूछे गए सवालों के जवाब से अगर हमको जानकारी मिलती है तो वह ऑथेंटिक जानकारी हम समझ सकते हैं। इस क्वेश्चंस में यस और नो
यस और नो, इस प्रकार के उत्तर नहीं मिलते, इस प्रकार के उत्तर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके क्या है, इसमें हमको डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक ही जवाब मिलेंगे, वर्णनात्मक ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो गया 5Wh का महत्व। अभी हम चलते हैं लेसन की ओर। तो लेसन के शुरुआत में ही, अध्याय के शुरुआत में ही आपको एक लड़की दिखती है जिसका नाम रशीदा है। और यह रशीदा के सामने एक सवाल है कि जब वह अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ती है 100 साल पहले, और वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हो गया है। तो उसके मन का यह सवाल है, उसके मन में पैदा हुआ यह सवाल है, तो उसको वो ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि कल क्या हो गया, कल क्या हुआ था, अगर ये जानना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको रेडियो सुनना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा या टीवी देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से कल क्या हुआ था ये हम जानने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर पिछले साल क्या हो गया अगर ये जानना है तो उस साल, पिछले साल जो व्यक्ति उसके चश्मदीद गवाह हो सकते हैं, ये उन्होंने आंखों देखा हाल देखा होगा या उन्होंने सुना होगा, जिनकी याददाश्त अच्छी है, उन व्यक्ति से हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों के सवालों के जवाब हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले, जो 100 साल पहले या उसके पहले क्या हो गया है, यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसी का जवाब अपने को ढूंढना है इस अध्याय में। तो देखते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है पास्ट, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। तो ये अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जब हम अतीत का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, जब इतिहास का अध्ययन शुरू कर देते हैं, या पिछले साल या पिछली बार या पिछले समय में क्या हो गया है ये जानने के लिए हम कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या जान सकते हैं कि उस जमाने में लोग क्या खाते थे, उस जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उस जमाने में लोग किस तरह के घरों में रहते थे, और कुछ आम लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, जैसे आखेटक, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक। इन लोगों के जीवन के बारे में भी हमको जानकारी मिल सकती है अगर हम अतीत को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो और भी हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं उनके भी हमको सवाल या जवाब मिल सकते हैं, जैसे कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, क्योंकि आज हम जो खेल खेलते हैं, आज आप लोग जो खेल खेल रहे हैं उससे कई भिन्न प्रकार के खेल वो उस जमाने में खेलते होंगे। वो कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे, इन सभी के उत्तर हमको मिल सकते हैं अगर हम अतीत के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है और इस मानचित्र में हम कुछ मुद्दों का अध्ययन करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ नर्मदा नदी दिखाई दे रही है, सुलेमान और किरतर पहाड़ी का इलाका दिख रहा है यहाँ, और तीसरा है गारो तथा विंध्य पहाड़ी इलाका दिख रहा है, ये गारो पहाड़ी और इधर विंध्य पहाड़ियाँ दिख रही है, और चौथा है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ आप यहाँ से इधर देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है और उसकी ये सहायक नदी आपको नज़र आ रही है। तो इन चारों मुद्दों का और ये भी एक मुद्दा है, पांचवा मुद्दा है यहाँ कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी है, ये पांचवा है। तो ये भी हमको यहाँ नज़र आ रही है, गंगा और उसकी सहायक नदी है। तो इन इलाकों में किस प्रकार के लोग रहते थे इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोग कहाँ रहते थे। जैसे कि हमने इस इलाकों का नाम लिए हैं, तो हमारा यह प्रश्न भी है कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नर्मदा नदी का इलाका। तो आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में कई लाख वर्ष से पहले लोग यहाँ रह रहे हैं, जो नर्मदा नदी का जो इलाका है।
तो यहाँ जो रहने वाले लोग थे, कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब है कि जंगलों से जो कुछ भी उनको मिलता है, फल फूल कंदमूल जिस जैसी चीज़ें होती है, तो वो इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करते ही अपनी उपजीविका चलाते थे। और वो जंगलों से ही सब कुछ उनको मिलता था और इसीलिए जंगलों की विशाल संपदा से वो अच्छी से परिचित होते थे। उनको सब कुछ इलाका मालूम होता था, किस इलाके में कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती है, किस इलाके में कौन से पौधे उपलब्ध है, किस इलाके में किस प्रकार की मिट्टी या किस प्रकार के पेड़ उपलब्ध होते हैं, ये सब जानकारी उनको मालूम था और इसीलिए वो विशाल संपदा से परिचित होते थे। भोजन के लिए जड़ें, फल और जंगल के अन्य उत्पादकों का यहाँ यही से संग्रह किया करते थे और इसीलिए इनको संग्राहक कहा जाता है। और भी उनका व्यवसाय होता था, ये जानवरों का शिकार भी करते थे जिसके माध्यम से वो अपनी उपजीविका चलाते थे। तो नर्मदा नदी के इलाके में रहने वाले लोगों का ये हो गया परिचय। तो आपको समझ में आ गया है। दूसरा इलाका है जहाँ लोग रहते थे, वो सुलेमान और किरतर पहाड़ी का इलाका है। कि जैसे कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि जो आज के पाकिस्तान के इलाके में नज़र आता है ये। और लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने यहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया था। तो इस सुलेमान और किरतर पहाड़ी में। और यहाँ के लोग कुछ पशुओं को भी पालते थे, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था और इस तरह से वो पशुपालक बन गए। और यहाँ के लोग जनरली गाँव में रहते थे, ये भटकने वाले नहीं थे, क्योंकि ये खेती करने वाले थे और खेती करने के लिए उनको एक जगह ही रहना पड़ता था। और वैसे भी इनका व्यवसाय था, पशुपालन भी करना था और इसीलिए वो जानवरों को पालतू बनाते थे और गाँव में ही रहते थे। तो ये हो गए सुलेमान और किरतर पहाड़ी में रहने वाले लोगों का जीवन। तीसरा इलाका है यहाँ गारो तथा विंध्य पहाड़ी का इलाका। जैसे कि आप इसी इलाके में देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसके नीचे गारो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, इधर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। तो इस इलाके में यहाँ कृषि का विकास हुआ था, खेती करना शुरू हो गया था, अलग अलग प्रकार की फसल वो ले रहे थे। और विंध्य उत्तर में जो सबसे पहले चावल उपजाया गया है, विंध्य के उत्तर में जो विंध्य पहाड़ियाँ है इसके उत्तर में, जैसे नर्मदा नदी का इलाका है, क्योंकि ये नर्मदा नदी का इलाका होने के कारण यहाँ जमीन सुपीक थी और पानी की उपलब्धता थी और इसीलिए यहाँ चावल के लिए उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त मौसम होता था और इसीलिए यहाँ चावल उपजाया जाता था, खेती की जाती थी। तो ये हो गया है गारो तथा विंध्य पहाड़ी इलाके के लोगों का जीवन। अगला मुद्दा है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। कि जैसे कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के विभिन्न नदियाँ हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ कहते हैं ट्रिब्यूटरी, जैसे झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी। तो ये हो गए ही सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। और ये सहायक नदियाँ सिंधु नदी को मिलते हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ थी, नदियाँ होने के कारण यहाँ बाढ़ होता था, बाढ़ के कारण जमीन सुपीक बन जाती थी और सुपीक मैदानी प्रदेश निर्माण होने के कारण यह फसलों के लिए उपयुक्त होता था। नदी का इलाका होने के कारण पानी की भी उपलब्धता होती थी और इसीलिए लोग यहाँ रहते थे और इसीलिए आरंभिक नगरों का विकास हुआ है वो इसी इलाके में हुआ है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का भी विकास हो गया जो 2500 वर्ष पूर्व। तो इस इलाके में नदियों के किनारे जनरली जो आरंभिक नगरों का विकास हो गया है तो इसी इलाके में हुआ था। अगला मुद्दा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ गंगा नदी नज़र आ रही है और उसकी सहायक नदी भी सोन नदी यहाँ नज़र आ रही है। तो इस इलाके में देखिए तो गंगा के जो दक्षिण भाग है, गंगा क्षेत्र का जो दक्षिण भाग है, प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो आज के बिहार राज्य में वो इलाका आता है। और यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। तो ये हो गया मगध का साम्राज्य जो गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में स्थापित हुआ था। तो यहाँ गंगा नदी है और इसके ये दक्षिण में मतलब यहाँ इस इलाके में गंगा नदी और गंगा नदी के दक्षिण में ये
इस तरह से एक साम्राज्य स्थापित किया था जिसका नाम था मगध। तो ये हो गया है मगध साम्राज्य जो शक्तिशाली था। तो दोस्तों यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस अध्याय के हिस्से को यही समाप्त करते हैं और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।